वीर कमल पर्वत पर खड़ा था और बड़ी खुशी से देख रहा था कि कैसे ब्लड किरण लड़ाई में प्रवेश कर गया। वीर ने अनुमान लगाया कि क्रिएचर ने ब्लैक किरण को खा लिया है, क्योंकि वह अब हॉफ डिफाइड बन चुका था। इसके अलावा वह अभी भी व्हाइट बोन हेल के अंदर था। उसके हमले की भयंकरता ने एडवर्ड और आइस ब्लू नाइट किंग को पीछे धकेल दिया। कुछ ही सेकंड बीतने के बाद ब्लड किरण ने 2 किंग क्लास आइस ब्लू नाइट्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वीर के सीने में खुशी की चिंगारी भड़क उठी जब उसने उस जीव का भयानक जंगली चेहरा देखा। तुम लोग इस बीस्ट को रोको, मैं वीर के पीछे जाऊंगा, एडवर्ड चिल्लाया। वह युद्ध के मैदान में भाग गया, कमल पर्वत की ओर बढ़ गया, इस इरादे से कि वह एक बार और हमेशा के लिए वीर को पकड़ ले। ब्लड किरण हत्या के उन्माद में था और उसने अपने किनारों की रक्षा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एडवर्ड की ओर एक नजर डाले बिना आइस ब्लू नाइट किंग पर हमला जारी रखा। वीर उदास हो गया। इस चीज की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि फॉक्स क्वीन ने एडवर्ड को चाबुक से पीटा था और इस प्रक्रिया में उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन उसके हॉफ डिफाइड शरीर को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उसने युद्ध का चक्कर लगाया और कुछ ही क्षणों में वीर के सामने पहुंच गया। वीर जानता था कि साधारण गति से उस आदमी से आगे निकलने की कोशिश करना असंभव होगा। वीर ने अपनी कमर पर ब्लड स्कॉर्पियन जेट ड्रम मारा, जिससे एडवर्ड के माथे की ओर एक डरावनी ध्वनि शक्ति का विस्फोट हुआ। यह शक्ति जहरीली सुइयों की बौछार की तरह बाहर निकली। एडवर्ड ने उपेक्षापूर्वक गुर्राहट की और उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का हो गया। ब्लड स्कॉर्पियन की जहरीली सुइयां सुनहरे शरीर पर लगीं, लेकिन उसे छेदने में विफल रहीं। एडवर्ड का सुनहरा रूप सूरज की तरह चमक रहा था। पूरे कमल पर्वत पर सुनहरी रोशनी बरस रही थी। वीर को अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ, मानो वह अब किसी पहाड़ का वजन अपने कंधों पर उठा रहा हो। वह ज्यादा हिलडुल नहीं पा रहा था। वीर को पता था कि वह उस स्पेशल गोल्ड गॉड लाइट की शक्ति के तहत संघर्ष कर रहा था। ड्यूक के किंग बनने के बाद उनकी मौलिक शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। वे अपनी शक्तियों का उपयोग अपने आसपास की भूमि को ढकने के लिए कर सकते थे, जिससे एक बड़े क्षेत्र पर उनका दावा हो सकता था। एडवर्ड की शक्ति दमन का भारी बोझ थी। यह आइस ब्लू नाइट किंग की गहरी नीली शक्ति के समान थी। एडवर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के वर्तमान में दबे हुए वीर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वीर ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्र में किंग क्लास का दमन बहुत ज्यादा था, जिसका मुकाबला करना मुश्किल था। साथ ही एडवर्ड हॉफ डिफाइड था। हालांकि वीर की मौलिक शक्ति उसके स्तर के हिसाब से बहुत अच्छी थी, लेकिन इस हमले का मुकाबला करने के लिए उसके पास पर्याप्त कच्ची ताकत नहीं थी। वह उस दमनकारी शक्ति को हरा नहीं सका जो उस पर टूट रही थी। एडवर्ड का हाथ वीर की गर्दन तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक वीर के हाथ में एक छोटा सा बर्ड्स नेस्ट आया। दूसरे हाथ में उसने एक बड़ा सा सेना का भाला उठाया और एडवर्ड की छाती की ओर बढ़ा दिया। एडवर्ड चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीर अपनी किंग क्लास एरिया ऑफ इफेक्ट तकनीक को नजरअंदाज कर देगा। वे इतने पास थे कि एडवर्ड वीर को रोक नहीं सका, लेकिन एडवर्ड ने संकोच नहीं किया। उसने वीर के वार को नजरअंदाज किया और अपने शिकार को गले से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना जारी रखा। वीर सिर्फ एक ड्यूक था, भले ही उसका हथियार डिफाइड का बना हुआ हो, लेकिन यह एडवर्ड के हॉफ डिफाइड बने शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगर वह उसी समय वीर को पकड़ लेता तो एडवर्ड को हमला स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होती। जिस क्षण एडवर्ड की उंगलियां वीर की गर्दन के चारों ओर बंद हुईं, थंडर गॉड स्पाइक एडवर्ड के आर्मर में घुस गया। आर्मर ने थंडर गॉड स्पाइक को रोक दिया तथा हथियार की नोक का केवल 1 इंच हिस्सा ही एडवर्ड के आर्मर में धंसा। लेकिन थंडर गॉड स्पाइक की सिल्वर लाइटनिंग ने उस आर्मर द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब यह डिस्चार्ज हुआ तो इसने एडवर्ड के शरीर में सीधे बिजली का करंट भेजा। एडवर्ड कांप उठा, क्योंकि बिजली उसके शरीर से होकर गुजरी और उसका विद्युतीकृत शरीर उड़ गया। डोंग! वीर ने ब्लड स्कॉर्पियन जेट ड्रम पर फिर से प्रहार किया। एडवर्ड अभी भी सिल्वर लाइटनिंग से तबाह हो रहा था और वह अपनी बुद्धि को इतनी तेजी से इकट्ठा नहीं कर पा रहा था कि वह शक्ति जुटा सके और ध्वनि हमले को पीछे हटा सके। वह ध्वनि शक्ति सीधे उसके माथे में चली गई। आह! हॉफ डिफाइड इलीट के लिए भी ब्लड स्कॉर्पियन जेट ड्रम सुनना सिर में छुरा घोंपने जैसा महसूस हुआ।
एडवर्ड खुद को रोक नहीं सका और एक तीखी चीख निकाली। वीर ने बर्ड्स नेस्ट को अपने सिर पर रखा और ढोल पीटना जारी रखा। हालांकि उसका निष्क्रिय रहने का कोई इरादा नहीं था। वह एडवर्ड के ठीक सामने टेलीपोर्ट हो गया और अपने थंडर गॉड स्पाइक का इस्तेमाल करके एडवर्ड पर एक बार फिर हमला किया। हॉफ डिफाइड योद्धा अपनी प्रतिष्ठा के हकदार थे और चक्कर आने और भयंकर दर्द के बावजूद एडवर्ड ने वीर के अगले हमले को रोकने के लिए शक्ति जुटाने की कोशिश की। थंडर गॉड स्पाइक की शक्ति बहुत विनाशकारी नहीं थी, लेकिन इससे निकलने वाली बिजली की ऊर्जा किसी भी तरह के बचाव को दरकिनार कर सकती थी। बिजली एडवर्ड के शरीर की हर कोशिका में घुस गई। एडवर्ड उस शक्ति से कांप उठा, लेकिन वीर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह थंडर गॉड स्पाइक की असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सके। एडवर्ड सिर्फ थोड़ा सुन्न हो गया था। अगर थंडर गॉड स्पाइक का इस्तेमाल कोई हॉफ डिफाइड व्यक्ति करता तो एक ही वार से एडवर्ड पूरे दिन लगातार हिलता रहता। ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम की ध्वनि शक्ति एडवर्ड पर लगातार गिर रही थी, लेकिन एडवर्ड बिजली की वजह से होने वाली सुन्नता के खिलाफ मजबूती से डटा हुआ था। उसने फिर से अपनी शील्ड उठाई और ध्वनि के हमले उस पर से टकराने लगे। मैं बहुत कमजोर हूं। अगर मैं ज्यादा ताकतवर होता तो सिल्वर लाइटनिंग एडवर्ड को प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति इकट्ठा करने से रोकती, वीर ने खुद से सोचा। हालांकि वह आगे बढ़ता रहा। अपने थंडर गॉड स्पाइक से वॉर करने के बजाय उसने एडवर्ड को किसी रॉड की तरह पीटना शुरू कर दिया। इतनी बिजली की वजह से एडवर्ड जमीन पर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था जिसे स्टन रॉड से मारा गया हो। आइस ब्लू नाइट किंग और अन्य जो अभी भी ब्लड किरण के साथ लड़ाई में थे, जमे हुए थे। हॉफ डिफाइड एडवर्ड जमीन पर मुड़ा हुआ था, जबकि वीर उसे बुरी तरह पीट रहा था। यह कल्पना करना मुश्किल था। वे एडवर्ड की ताकत की सीमा जानते थे और ड्यूक को गोल्ड गॉडलाइट को पीछे हटाने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। वीर को एडवर्ड पर प्रहार करते समय कोई बाधा नहीं दिखी। एडवर्ड की सुरक्षा रॉड से निकलने वाली बिजली की शक्ति का सामना नहीं कर सकी और वह आदमी लगातार चिल्ला रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यह देखना बहुत डरावना था। क्या जब तक मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता तब तक तुम मेरे साथ सम्मान से पेश नहीं आओगे? वीर एडवर्ड को मारता रहा, यह सोचते हुए कि वह उस आदमी को कैसे मार सकता है। बिजली किसी भी प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा को भेद सकती थी, लेकिन वह वास्तव में किसी को मार नहीं सकती थी और वीर खुद यह काम नहीं कर सकता था। वह आदमी के आर्मर को तोड़ने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए वह एडवर्ड को अकेले अपनी ताकत से नहीं मार सकता था। ब्लड किरण, वीर ने सोचा। फिर उसने मॉन्स्टर को इशारा किया। ब्लड किरण अभी भी दूसरों का पीछा कर रहा था, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग और उसके समूह ने बीस्ट से भिड़ने की हिम्मत नहीं की। वे उसे आगे पीछे करके चारा देकर व्यस्त रख रहे थे। ब्लड किरण की बुद्धि कम थी। उन्होंने उसे दाएं बाएं इधर उधर फुसलाया, लेकिन वह उनमें से किसी को भी मारने में कामयाब नहीं हुआ। वीर की आवाज सुनकर हालांकि बीस्ट ने उसकी ओर देखा। जब उसने वीर को एडवर्ड पर मुक्के बरसाते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ा, एडवर्ड के सिर को चबाया और काट दिया। आर्मर नष्ट हो गया। एडवर्ड का सिर काट दिया गया। आदमी की गर्दन में कटी हुई धमनियों ने खून को किरण पर फैला दिया। इसने एक ही घूंट में सिर को निगल लिया। यह दृश्य देखकर आइस ब्लू नाइट किंग और अन्य लोग डर और गुस्से से कांप उठे। वीर ब्लड किरण की पीठ पर कूद गया। फिर ब्लड किरण दहाड़ता हुआ आइस ब्लू नाइट किंग और अन्य लोगों की ओर उड़ गया। उन अन्य लोगों की उपेक्षा करो और पहले उसे मार डालो, वीर ने निर्देश दिया और अपने थंडर गॉड स्पाइक को आइस ब्लू नाइट किंग की ओर फेंक दिया। जवाब देने के बजाय ब्लड किरण केवल दहाड़ता रहा और वीर के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। आक्रमण करो, आइस ब्लू नाइट किंग ने आइस ब्लू नाइट्स को बुलाया, क्योंकि उसने ब्लड किरण पर अपनी महान तलवार को घुमाया था। हालांकि ब्लड किरण ने अन्य नाइट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। नाइट्स ने पहले ब्लड किरण की मूर्खता का फायदा उठाकर कुछ वार किए थे, लेकिन अब जब क्रिएचर वीर के आदेशों का पालन कर रहा था तो उन्हें क्रिएचर से और भी अधिक दूरी बनाकर रखनी पड़ी। वीर, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें कभी भी आइस ब्लू नाइट्स में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आइस ब्लू नाइट किंग ने चिल्लाते हुए कहा। एक आइस ब्लू नाइट को ब्लड किरण द्वारा टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। मैंने पहले ही आइस ब्लू नाइट्स छोड़ दिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इस सब के बाद वापस लौटने की योजना बना रहा हूं?
जब तुम लोगों ने मुझसे लड़ने का फैसला किया तो तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी और खुद को मौत के लिए तैयार करना चाहिए था, वीर ने जवाब दिया। आइस ब्लू नाइट किंग ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने वीर को ईशा का छात्र माना था। वह वीर को अपना जूनियर मानता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उस युवा को अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा। भले ही वीर ने नाइट्स को धोखा दिया था, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग एक वरिष्ठ नाइट के रूप में उसे सबक सिखाना चाहता था। वह वीर को पकड़ना चाहता था, स्लेट लेना चाहता था, फिर वीर को नाइट्स में उसके सही स्थान पर वापस ले जाना चाहता था। अब जाकर आइस ब्लू नाइट किंग को एहसास हुआ कि वह शुरू से ही वीर के बारे में गलत था। उसने कभी वीर को अपने बराबर नहीं समझा और उसके दिमाग में कभी यह बात नहीं आई कि वीर उसे अपना प्रतिद्वंद्वी या प्रतिस्पर्धी समझेगा। वीर कोई जूनियर नहीं था जिसे सुरक्षा की आवश्यकता थी या जिसे आदेश दिया जा सकता था। वीर एक शक्तिशाली इलीट था जिसके पास उस क्रूर दुनिया में जीवित रहने और पनपने के लिए बिल्कुल वही सब था जो चाहिए था। वह कई शक्तिशाली दुश्मनों के बावजूद अपनी जान बचाए हुए था जो उसे मारना चाहते थे। आइस ब्लू नाइट किंग को शायद यह एहसास बहुत देर से हुआ। अगर उसने शुरू में ही वीर को असली खतरा मान लिया होता तो वह वीर को बेस से भागने का कोई मौका नहीं देता। वह जितनी जल्दी हो सके वीर को मार देता, और जब वीर पहली बार भागा था तो वह अकेले उसका पीछा नहीं करता। ब्लड किरण ने समूह का नारकीय कंकाल द्वार तक पीछा किया तथा रास्ते में आइस ब्लू नाइट किंग, क्राइम और एक अन्य आइस ब्लू नाइट को छोड़कर सभी को मार डाला। वीर और ब्लड किरण ने गेट के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वीर ने तीनों बचे लोगों को भागने दिया। फिर वह कमल पर्वत पर वापस चला गया जहां ब्लड किरण रहता था। मैं मूर्ख था। मुझे उसके साथ एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी की तरह व्यवहार करना चाहिए था। आइस ब्लू नाइट किंग ने वीर को देखा जो ब्लड किरण के ऊपर सवार होकर जा रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, गुस्से या उदासी का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उस पल से आइस ब्लू नाइट किंग वीर के साथ एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी की तरह व्यवहार करने जा रहा था। हालांकि एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने के लिए उसे अपने पास मौजूद कुछ छात्रों से ज्यादा की जरूरत होगी। क्राइम गंभीर लग रहा था। क्या वह लड़का वाकई ईशा का छात्र है? वह ईशा से भी ज्यादा डरावना लगता है। मुझे डर है कि हमने उसे कम आंका होगा। आप इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। कौन सोच सकता था कि मार्कवी इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है? दूसरे आइस ब्लू नाइट ने पूछा, जिसका नाम हार्डर था। हार्डर उस समय काफी उलझन में था। वह और एडवर्ड बहुत करीब थे, इसलिए वह जानता था कि वह आदमी कितना भयानक था। हालांकि एडवर्ड एक हाइब्रिड एक्सट्रीम किंग था और बाकी की तुलना में उसकी आक्रमण शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी उसकी अवलोकन शक्ति और उसकी गतिविधियां शानदार थीं। लेकिन अचानक पहाड़ों से दो परछाइयां दिखाई दी। यह वीर और ब्लड किरण थे। इससे वह हैरान रह गई। उसने उम्मीद की थी कि वीर भागने की कोशिश करेगा, न कि उसे ढूंढने आएगा। हार्डर ने फिर से एडवर्ड को वीर के हमले के तहत असहाय पड़ा हुआ देखा और आइस ब्लू नाइट को यह वर्णन करने के लिए शब्द खोजने में संघर्ष करना पड़ा कि उस भयानक दृश्य ने उसके साथ क्या किया था। हालांकि वीर सिर्फ एक ड्यूक था, लेकिन अब कोई भी उसे ड्यूक की तरह मानने की हिम्मत नहीं करता था। फॉक्स क्वीन ने गेट पर आइस ब्लू नाइट किंग और बाकी दो को देखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बाकी लोग कहां हैं? आइस ब्लू नाइट किंग ने उसे बताया कि क्या हुआ था। उसने बिना किसी अतिशयोक्ति के साफ साफ बात कही, वीर और ब्लड किरण की शक्ति का वर्णन किया, और उसने यह तथ्य नहीं छिपाया कि उसका समूह पूरी तरह से विफल हो गया था। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ब्लड किरण इतनी जल्दी हॉफ डिफाइड बन गया और वीर युद्ध में उस पर सवार था। फॉक्स क्वीन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने आइस ब्लू नाइट किंग को दोष नहीं दिया। एक पल के बाद उसने कहा, आप लोग यहां रुक सकते हैं और मिस्टर व्हाइट की मदद कर सकते हैं ताकि इस जगह के प्रतिबंध तोड़ सकें। जब मैं यहां खुद को बांधने वाली जंजीरें तोड़ दूंगी तो मैं जाकर उसे खुद मार सकती हूं। ब्लड किरण की घाटी में वापस आकर वीर ने बारबी और अन्य लोगों को डेस्टिनी टॉवर से बाहर जाने और थोड़ा आराम करने की अनुमति दी। वह आने वाले संघर्ष के लिए उनकी गेम प्लान पर भी चर्चा करना चाहता था। वीर ने आइस ब्लू नाइट किंग और बाकी लोगों को हराने के लिए ब्लड किरण की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वे अभी सुरक्षित हैं, और इससे वह और भी चिंतित हो गया। एडवर्ड और अन्य लोग
महल को खोजने और प्रवेश पाने के लिए प्रतिबंधों को तोड़ने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि उनमें से एक को महल की संरचना के बारे में कम से कम कुछ हद तक समझ थी। फॉक्स क्वीन ने मिस्टर व्हाइट को उनके पीछे नहीं भेजा था, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मिस्टर व्हाइट महल की संरचना के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। अगर वह फॉक्स क्वीन की पाबंदियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता तो वीर बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वीर के पास एक अप्रतिबंधित डीफाइड एलीट को हराने का कोई मौका नहीं था, भले ही उसके पास उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सभी प्रकार की डीफाइड आइटम्स वस्तुएं हों। और अब वीर व्हाइट बोन के नर्क में फंस गया था। महल ही उसके बचने का एकमात्र साधन था। जब तक वह वहां हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता था, उसे कंकाल द्वार से बाहर निकलना होगा। लेकिन ब्लड किरण केवल हाफ डिफाइड है। अगर मैं इसे डिफाइड कर सकता हूं तो इसे पार करना और हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का वध करना आसान होगा, वीर ने खुद से सोचा। वीर की टीम ने आधे दिन तक बातचीत की, लेकिन वे कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए जो वाकई आशाजनक लगे। वीर ने अपने प्रयासों को घोस्ट बोन की सारी शक्ति को अवशोषित करने पर केंद्रित करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वह ड्यूक क्लास में जीन की कहानी को प्राप्त कर सकेगा। उसके पास जितनी अधिक शक्ति होगी, उसके बचने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। भले ही फॉक्स क्वीन वास्तव में भागने में सफल हो जाए, लेकिन अगर उसे वह नहीं मिला जो वह चाहती है, तो वह मुझे नहीं मारेगी। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक मौका हो सकता है। वीर ने आराम करते हुए पत्थर की प्लेट को हिलाया। वह सोचता रहा कि आगे क्या होगा। इस समय तक ब्लड किरण और वीर एक दूसरे के साथ बहुत सहज थे, लेकिन केवल वीर ही बीस्ट के करीब पहुंच सकता था। क्रिएचर की उपस्थिति बहुत खतरनाक थी। वह बाकी सभी को मांस के टुकड़ों की तरह लग रहा था। ब्लड किरण किसी भी क्षण आगे कूदकर उन्हें निगलने की संभावना में था। वीर ने द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास जारी रखा। 1 महीना बीत गया और द स्टोरी ऑफ जीन्स काफी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था। हालांकि ड्यूक बनने में अभी भी काफी समय बाकी था। अचानक पूरा व्हाइट बोन हेल हिलने लगा और वीर ने फॉक्स क्वीन की आवाज नरक के कंकाल द्वार से आती सुनी। मेरे अच्छे छोटे भाई, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें ढूंढने आ रही है। फॉक्स क्वीन गेट के सामने खड़ी थी और उसकी गर्दन, हाथ और टखनों पर धातु की बेड़ियां अभी भी दिखाई दे रही थीं। हालांकि बेड़ियों से जुड़ी धातु की जंजीरें गायब थीं। मिस्टर व्हाइट, आइस ब्लू नाइट किंग, क्राइम और हार्डर फॉक्स क्वीन के पीछे खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब उसके लोग थे। फॉक्स क्वीन की आभा व्हाइट बोन हेल में फैल गई, वीर की तलाश में। मेरे अच्छे छोटे भाई, क्या तुम सच में इतने भोले हो? निश्चित रूप से तुम्हें नहीं लगता कि ब्लड किरण की शक्ति मेरे जैसे किसी को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है? फॉक्स क्वीन ने वीर और ब्लड किरण को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वह पहाड़ के सामने खड़ी थी। बड़ी बहन, तुम बहुत ज्यादा शक्की हो। क्या तुम हमारे बीच के घनिष्ठ संबंध को भूल गई हो? मैं अपनी बड़ी बहन पर हमला क्यों करना चाहूंगा? जब मुझे पता चला कि तुम्हें रिहा कर दिया गया है, तो मैं तुम्हारे साथ आकर इस अवसर का जश्न मनाना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं ब्लड किरण साथ ले जाऊंगा, वीर ने कहा। अगर तुम अपनी बड़ी बहन के साथ जश्न मनाने यहां आई हो, तो तुम्हें उसके लिए कोई उपहार लाना चाहिए था, है ना? नहीं तो तुम्हारी बड़ी बहन नाराज हो जाती। फॉक्स क्वीन ने अपनी चापलूसी भरी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा। वीर को पता था कि फॉक्स क्वीन किस उपहार की बात कर रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह वस्तु निकाली और उसे ऊपर उठाया। बेशक यह तुम्हारा बड़ा दिन है। एक छोटे भाई के रूप में मैं तुम्हें सबसे अच्छा उपहार देना चाहता हूं। फॉक्स क्वीन ने वीर के हाथ में रखी वस्तु को देखा और फिर उसने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा और पूछा, आप लोग मेरे छोटे भाई द्वारा दिए जा रहे उपहार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कुछ पता नहीं है। केवल एडवर्ड को ही पता था कि वह वस्तु क्या थी। मिस्टर व्हाइट ने थोड़ा बीमार दिखते हुए कबूल किया। फॉक्स क्वीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वीर ने वह वस्तु उसकी हथेली में रख दी। फॉक्स क्वीन ने क्रिस्टल टैबलेट को ध्यान से देखा, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं लगा। क्या यह वास्तव में वह वस्तु है जिसे तुमने घोस्ट बोन टाउन से प्राप्त किया था? फॉक्स क्वीन ने वीर को तीखी नजर से देखा। एकमात्र, वीर ने उसे आश्वासन दिया। फॉक्स क्वीन ने मिस्टर व्हाइट को पत्थर की पट्टिका दी। मिस्टर व्हाइट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर व्हाइट ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस वस्तु में क्या खास बात है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह बहुत पुरानी है। यह वाकई बहुत पुरानी होगी। इसकी उम्र ही इसे दिलचस्प बनाती है। मिस्टर व्हाइट फॉक्स क्वीन को यह स्पष्ट कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि यह टैबलेट वही चीज है जिसे वीर ने घोस्टबोर्न टाउन से लिया था। हालांकि यह बहुत पुरानी थी और नकली नहीं हो सकती थी। वीर ने मन ही मन सोचा, बेशक यह पुराना है। मैं एलायंस में वापस गया और इसे क्रिस्टलाइजर खंडहर से लिया। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई और वीर की ओर देखा। चूंकि तुम अपनी बड़ी बहन के साथ इतने अच्छे रहे हो, तो आओ और मेरे साथ चलो। बेशक मेरी बड़ी बहन, वीर मुस्कुराया। फॉक्स क्वीन को यह संदेहास्पद लगा कि वीर इतनी आसानी से अपना पुरस्कार दे देगा, और वह निश्चित नहीं थी कि टैबलेट असली है या नहीं। उसे वीर को अपने साथ होली मॉन्यूमेंट पर ले जाना था, तब वे पता लगा सकते थे कि यह असली है या नहीं। फॉक्स क्वीन ने एक जादू किया और उसकी एक शक्ति ने वीर और ब्लड किरण को उसके साथ बांध दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया इस सावधानी के लिए मुझे दोष न दें। तुम हाल ही में बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो मेरे छोटे भाई, इसलिए मुझे डर है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ओह, मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको चिंता में डाल दिया बड़ी बहन। वीर ने ठंडी मुस्कान दी। वह बर्ड्स नेस्ट क्या था जिसे मैंने तुम्हें पहले इस्तेमाल करते देखा था? फॉक्स क्वीन ने वीर की तरफ देखा, लेकिन उसे बर्ड्स नेस्ट का कोई निशान नहीं दिखा। उस चीज ने उसकी बिजली की डोरी को पिघला दिया था, जिसका उस पर काफी असर हुआ। मैंने इसे व्हाइट बोन हेल में कहीं छिपा दिया है। अगर तुम इसे ढूंढ सको तो मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे सकता हूं। वीर मुस्कुराया। फॉक्स क्वीन देखने के मूड में नहीं थी। जब उसने वीर के शरीर की तलाशी ली तो उसे बर्ड्स नेस्ट नहीं मिला, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेस्ट को व्हाइट बोन हेल में छिपाना उसे अपने निजी गोदाम में फेंकने जैसा था। बाद में उसे खोजने के लिए उसके पास बहुत समय होगा। फॉक्स क्वीन ने वीर और अन्य लोगों को व्हाइट बोन हेल से बाहर निकाला और उनके पीछे नरक के कंकाल वाले गेट को बंद कर दिया। फिर उसने महल के गेट को तोड़ दिया और समूह महल से बाहर निकल गया। बहुत दिनों बाद मुझे ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिला है। फॉक्स क्वीन आसमान के नीचे खड़ी होकर सितारों को देखती हुई बोल रही थी। वीर और मिस्टर व्हाइट एक साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मिस्टर व्हाइट और आइस ब्लू नाइट किंग की स्थिति वीर से बेहतर नहीं थी। हवा के साथ फॉक्स क्वीन का स्वभाव बदल गया और यह कहना मुश्किल था कि 1 घंटे बाद वह किसे मारने के लिए तैयार हो जाएगी। चलो चलें, हम होली मॉन्यूमेंट की ओर चलेंगे। देखते हैं कि सेक्रेड लीडर ने पीछे क्या छोड़ना चुना है। फॉक्स क्वीन ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखते हुए कहा। क्राइम, तुम आगे बढ़ो, मिस्टर व्हाइट ने आदेश दिया। सर, क्राइम ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या सोच रहे हो? अभी तो जिंदा रहना ही हमारी प्राथमिकता है। मिस्टर व्हाइट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मिस्टर व्हाइट, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन चिंता मत करो, मुझे हत्या करना पसंद नहीं है। एक बार जब मैं सेक्रेड लीडर की विरासत की वस्तुएं एकत्र कर लूंगी तो आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ घर लौटने की अनुमति होगी। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई। आइस ब्लू नाइट किंग और बाकी लोग फॉक्स क्वीन के वादे पर यकीन करने के लिए बहुत होशियार थे, लेकिन वे उसके फैसलों का खंडन करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें फॉक्स क्वीन के कहे अनुसार ही करना था। भले ही उन्होंने फॉक्स क्वीन को स्मारक का स्थान न बताया हो, फिर भी वह किसी न किसी समय उसे खोज ही लेगी। जानकारी को छिपाना केवल अपरिहार्य को विलंबित करेगा। हार्डर और आइस ब्लू नाइट किंग दोनों ने मिस्टर व्हाइट की तरफ देखा। उन्हें यह समझने में 1 सेकंड लगा कि मिस्टर व्हाइट ही एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि स्मारक कहां है। हार्डर ने चलते हुए जल्दी से सोचा। वहां मौजूद लोगों में से वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि वीर ने घोस्टबोर्न टाउन से एक पत्थर की गोली चुराई थी। वीर ने फॉक्स क्वीन को जो क्रिस्टल स्टोन भेंट किया था, वह वही वस्तु नहीं थी जिसे उसने लिया था। वीर में हिम्मत है, मैं उसे यह बात बताता हूं। उसने वास्तव में फॉक्स क्वीन को नकली अवशेष भेंट करने की हिम्मत की है। हालांकि यह नकली है। होली मॉन्यूमेंट पर पहुंचने के बाद उन्हें इसका पता जरूर चल जाएगा, और जब ऐसा होता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। क्या उसे भागने का कोई रास्ता मिल गया है? हार्डर ने वीर की ओर देखा। अगर हान सेन अजीब व्यवहार करता तो हार्डर उसे नोटिस कर लेता।
वीर के भागने की संभावना बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। फॉक्स क्वीन ने उसके और ब्लड किरण के चारों ओर शक्ति की एक डोरी बांध रखी थी और वह उस पर नजर रखने के लिए बहुत सावधान थी। उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्राइम के नेतृत्व में वे तेजी से पहाड़ों से होते हुए एक आदिम जंगल में प्रवेश कर गए। कई सैनोजेनिक्स उनके रास्ते में भटक गए, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग और क्राइम उन सभी को जल्दी से खत्म करने में सक्षम थे। उनका कोई भी दुश्मन बहुत मजबूत नहीं था। वे 4 दिनों तक आदिम जंगल में घूमते रहे। आखिरकार मिस्टर व्हाइट ने आगे की ओर इशारा करके कहा, यह यहां है। सभी ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। वे सभी हैरान थे, यहां तक कि वीर ने भी संदेह में अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह होली मॉन्यूमेंट है? फॉक्स क्वीन ने यह दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ी। मिस्टर व्हाइट एक पुराने पेड़ की ओर इशारा कर रहे थे। पेड़ बहुत घना था। इसे घेरने के लिए 4 लोगों को एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता, लेकिन इसके अलावा यह काफी साधारण लग रहा था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि यह मर चुका था। इस पर एक भी पत्ता नहीं था और इसकी कई शाखाएं टूटी हुई थीं। यह जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में अकेला खड़ा था। जिस आदिम जंगल में वे खड़े थे, वहां ऐसे पेड़ बहुत कम होंगे। मिस्टर व्हाइट ने उन्हें बताया कि यह एक होली मॉन्यूमेंट है, लेकिन उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर उनके दावे पर यकीन करना मुश्किल हो गया। वीर ने पेड़ को स्कैन करने के लिए अपने डोंगक्सुआन आभा का उपयोग किया और वह इसके बारे में कुछ भी विशेष नहीं देख सका। सेक्रेड लीडर अपने खजाने को किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखना चाहते थे। हालांकि अगर आप थोड़ा और करीब से देखेंगे तो आपको इस अद्भुत पुराने पेड़ की सच्चाई जरूर दिखेगी, मिस्टर व्हाइट ने धीरे से कहा। फॉक्स क्वीन पेड़ को बेहतर तरीके से देखने के लिए करीब आई, लेकिन जल्द ही वह भौहें सिकोड़ने लगी। क्या पेड़ के अंदर कुछ है? क्या पेड़ के अंदर होली मॉन्यूमेंट है? मिस्टर व्हाइट घबराकर आगे बढ़े। कृपया इसे मत छुओ। क्यों? फॉक्स क्वीन और वीर दोनों ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। मिस्टर व्हाइट ने कहा, यह पेड़ बहुत मजबूत है और इसमें एक विशेष चुंबकीय शक्ति है जो सभी सैनोजेनिक्स को पीछे हटाती है। हालांकि तने के अंदर एक शैटर स्पेस क्रिस्टल है। स्पेस क्रिस्टल को तोड़ दो। फॉक्स क्वीन की एक भौं ऊपर उठ गई। हां, मिस्टर व्हाइट ने गंभीरता से पुष्टि की। वीर ने पूछा, शैटर स्पेस क्रिस्टल क्या है? हार्डर ने बताया, यह एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है। डिवाइस में इनमें से किसी एक क्रिस्टल का उपयोग करने से डिवाइस की रेंज काफी बढ़ जाएगी। टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाते समय उपयोग की जाने वाली यह सबसे प्रसिद्ध सामग्री है। इसका मतलब है कि उस पेड़ के अंदर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। हम इसका इस्तेमाल होली मॉन्यूमेंट पर जाने के लिए कर सकते हैं? वीर ने पूछा। उसे बात समझ में आने लगी। यही सिद्धांत है, मिस्टर व्हाइट ने सिर हिलाया। लेकिन आपको पेड़ के अंदर स्थित टेलीपोर्टर तक पहुंचने के लिए पेड़ को खोलना होगा। हमारी बड़ी बहन की शक्ति से पेड़ को तोड़कर क्रिस्टल को बाहर निकालना आसान होना चाहिए, है ना? वीर ने सवाल किया। यह इतना आसान नहीं है, फॉक्स क्वीन ने विचलित स्वर में उत्तर दिया। शैटर स्पेस क्रिस्टल टेलीपोर्टेशन तकनीक के लिए अपने उपयोग में बेजोड़ हैं, लेकिन वे बहुत नाजुक भी हैं और पेड़ और शैटर स्पेस क्रिस्टल को बहुत सावधानी से एकीकृत किया गया है। वे एक दूसरे के साथ एक हैं। यदि हम पेड़ को गिराने के लिए बल का उपयोग करते हैं तो अंदर का शैटर स्पेस क्रिस्टल टूट जाएगा। इससे अंदर का उपकरण पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यह सौभाग्य की बात है कि आपके पास चाबी है। आपको बस पेड़ का दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करना है, मिस्टर व्हाइट ने कहा। वीर को चिंता होने लगी। उसे नहीं पता था कि पत्थर की वह पट्टिका उस उपकरण को खोलने के लिए जरूरी कुंजी होगी। उसने फॉक्स क्वीन को जो क्रिस्टल का टुकड़ा दिया था वह अस्थाई पेपरवेट से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके लिए उस उपकरण तक पहुंच पाना असंभव होने वाला था। हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? फॉक्स क्वीन ने अपने हाथों में ईंट को देखा, फिर मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। अगर हमारा सिद्धांत सही है तो वहां कोई चाबी का छेद होना चाहिए। मिस्टर व्हाइट बोलते समय झिझकते दिखे, लेकिन पेड़ की सतह पर इतना बड़ा कोई छेद नहीं है। फॉक्स क्वीन ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहले से ही लगा था कि वीर ने उसे नकली चीज दी है। मैंने वास्तव में घोस्ट बोन टाउन से वह वस्तु ली थी। खोजते रहो, तुम्हें इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। वीर ने मासूमियत का दिखावा करते हुए पेड़ को देखने का नाटक किया। वहां
वीर ने अचानक ऊंचे पेड़ के मुकुट की ओर इशारा किया। बहुत उत्साहित लग रहा था। फॉक्स क्वीन और अन्य लोगों ने उस ओर देखा जहां वीर इशारा कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दिया। जब बाकी लोग ध्यान भटका रहे थे, वीर ने ब्लड किरण पर छलांग लगाई। उसके हाथ में एक बर्ड नेस्ट दिखाई दिया और उसने फॉक्स क्वीन के हमलों से खुद को बचाने के लिए नेस्ट को पकड़ लिया। ब्लड किरण दहाड़ता हुआ पेड़ की ओर बढ़ा। फॉक्स क्वीन ने सबसे जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिससे अनगिनत शक्तियां वीर की ओर दौड़ पड़ी। वीर ने अपना हाथ बर्ड नेस्ट के अवतल भाग में डाला और अचानक वह बड़ा होने लगा। यह एक विशाल शील्ड बन गया जिसने शक्ति की डोरियों को रोक दिया। जैसे ही ब्लड किरण पुराने पेड़ पर पहुंचा, वीर ने असली पत्थर की प्लेट निकाली। कई साइनोजेनिक्स उनके रास्ते में भटक गए, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग और क्राइम उन सभी को जल्दी से खत्म करने में सक्षम थे। उनका कोई भी दुश्मन बहुत मजबूत नहीं था। वे 4 दिनों तक आदिम जंगल में घूमते रहे। आखिरकार मिस्टर व्हाइट ने आगे की ओर इशारा करके कहा, "ये यहां है।" सभी ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। वे सभी हैरान थे, यहां तक कि वीर ने भी संदेह में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। "ये होली मॉन्यूमेंट है?" फॉक्स क्वीन ने यह दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ी। मिस्टर व्हाइट एक पुराने पेड़ की ओर इशारा कर रहे थे। पेड़ बहुत घना था। इसे घेरने के लिए 4 लोगों को एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता, लेकिन इसके अलावा यह काफी साधारण लग रहा था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि यह मर चुका था। इस पर एक भी पत्ता नहीं था और इसकी कई शाखाएं टूटी हुई थीं। यह जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में अकेला खड़ा था। जिस आदिम जंगल में वे खड़े थे, वहां ऐसे पेड़ बहुत कम होंगे। मिस्टर व्हाइट ने उन्हें बताया कि यह एक होली मॉन्यूमेंट है, लेकिन उनके सामने जो नजारा था, उसे देखकर उनके दावे पर यकीन करना मुश्किल हो गया। वीर ने पेड़ को स्कैन करने के लिए अपने डोंगक्सुआन आभा का उपयोग किया और वह इसके बारे में कुछ भी विशेष नहीं देख सका। सेक्रेड लीडर अपने खजाने को किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखना चाहते थे। हालांकि अगर आप थोड़ा और करीब से देखेंगे तो आपको इस अद्भुत पुराने पेड़ की सच्चाई जरूर दिखेगी, मिस्टर व्हाइट ने धीरे से कहा। कई साइनोजेनिक्स उनके रास्ते में भटक गए, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग और क्राइम उन सभी को जल्दी से खत्म करने में सक्षम थे। उनका कोई भी दुश्मन बहुत मजबूत नहीं था। वे 4 दिनों तक आदिम जंगल में घूमते रहे। आखिरकार मिस्टर व्हाइट ने आगे की ओर इशारा करके कहा, "यह यहां है।" सभी ने मिस्टर व्हाइट की ओर देखा। वे सभी हैरान थे, यहां तक कि वीर ने भी संदेह में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। "यह होली मॉन्यूमेंट है?" फॉक्स क्वीन ने यह दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ी। मिस्टर व्हाइट एक पुराने पेड़ की ओर इशारा कर रहे थे। पेड़ बहुत घना था। इसे घेरने के लिए 4 लोगों को एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता, लेकिन इसके अलावा यह काफी साधारण लग रहा था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि यह मर चुका था। इस पर एक भी पत्ता नहीं था और इसकी कई शाखाएं टूटी हुई थीं। यह जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में अकेला खड़ा था। जिस आदिम जंगल में वे खड़े थे, वहां ऐसे पेड़ बहुत कम होंगे। मिस्टर व्हाइट ने उन्हें बताया कि यह एक होली मॉन्यूमेंट है, लेकिन उनके सामने जो नजारा था, उसे देखकर उनके दावे पर यकीन करना मुश्किल हो गया। वीर ने पेड़ को स्कैन करने के लिए अपने डोंगक्सुआन आभा का उपयोग किया और वह इसके बारे में कुछ भी विशेष नहीं देख सका। सेक्रेड लीडर अपने खजाने को किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखना चाहते थे। हालांकि अगर आप थोड़ा और करीब से देखेंगे तो आपको इस अद्भुत पुराने पेड़ की सच्चाई जरूर दिखेगी, मिस्टर व्हाइट ने धीरे से कहा। स्टील की टहनी अप्रत्याशित रूप से सख्त थी। वीर को इसे काटने में बहुत समय लगा ताकि वह चांदी के फल को अपने लिए ले सके। जब उसने आखिरकार टहनी को काटा तो पेड़ से सिल्वर फ्रूट नीचे गिर गया। वीर ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही सिल्वर फ्रूट उसके हाथ में लगा, वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा मुड़ गया और उसकी मांसपेशियां कांप उठीं और हिल गईं। उसकी नसों में बिजली की तरह खून दौड़ गया और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। वह दहाड़ने लगा। उसने सिल्वर सिसी पकड़े हुए हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश की। उसका दूसरा हाथ उसकी कमर को इस तरह से जकड़ रहा था जैसे उसे हर्निया होने वाला हो। वीर ने अपनी सारी शक्ति जुटाई। उसके बाल पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगे और उसके सिर पर हरी नसें उभर आईं। पटों! सिल्वर सिसी लगातार जमीन पर गिरती रही और वीर का हाथ भी अपने साथ ले गई। वीर को जमीन पर आधे घुटने के बल बैठना पड़ा। यह किस तरह का फल है? यह बहुत भारी है। अगर मैं इसे निगल लूं
तो यह सीधे मेरे पेट को चीर देगा। वीर ने अविश्वास से फल को देखा। वह अपना हाथ उसके नीचे से निकालना चाहता था, लेकिन वह उसके हाथ को दबा रहा था। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन फल टस से मस नहीं हुआ। वीर ने अपना नाइफ निकाला और सिल्वर फ्रूट को काट डाला। धातु पर धातु की तेज चीखने की आवाज ने उसके कानों को झकझोर दिया, लेकिन सिसी पूरी तरह से सुरक्षित रही। फल उस पेड़ से ज्यादा सख्त था जिससे वह आया था। कुछ देर सोचने के बाद वीर ने जमीन खोदने का फैसला किया। हालांकि महल का फर्श भी बहुत कठोर था। वीर के कटों से सिर्फ हल्के खरोंच के निशान रह गए थे। ब्लड किरण ने अपने पंजों का इस्तेमाल करके वीर के हाथ के पास के पत्थर को खोदने में मदद की। क्रिएचर वास्तव में कुछ उचित खरोंच के निशान छोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन जब भी उसने अपने पंजे खींचे, खरोंच के निशान गायब हो गए। ब्लड किरण खोदती रही, लेकिन फर्श चमत्कारिक ढंग से ठीक होता रहा। वीर का हाथ सिल्वर सिसी के नीचे स्थिर रहा। उस फल को पकड़ो और उसे उठा लो, वीर ने ब्लड किरण को चिल्लाते हुए कहा। जब उसे एहसास हुआ कि फर्श में खुदाई करना एक व्यर्थ प्रयास था, वीर की बात सुनकर ब्लड किरण ने सिल्वर सिसी को अपने जबड़े में जकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचा, लेकिन सिल्वर सिसी स्थिर रही। ये क्या चीज है? वीर स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ एक फल था, लेकिन कोई हॉफ डिफाइड भी इसे हिला नहीं सकता था। सिसी ने हिलाया भी नहीं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वीर का हाथ कुचला नहीं गया था। सिसी ने उसे अपनी जगह पर जकड़ रखा था, लेकिन अगर फल वाकई उतना भारी था जितना कि लग रहा था, तो उसका हाथ कुचला और टूटा हुआ होना चाहिए था। सच तो यह है कि उसके हाथ पर बस हल्का दबाव था, उसे कोई चोट नहीं लगी थी। जैसे ही वीर पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग करके फल को देखने वाला था, टेलीपोर्टर में हलचल हुई। कोई आ रहा था। वीर ने देखा कि मिस्टर व्हाइट और क्राइम सामने आ गए हैं। उनकी मौजूदगी ने उसे उदास कर दिया। हालांकि क्राइम किंग क्लास का था, न कि हॉफ डिफाइड। वीर ने युद्ध में उसकी प्रतिभा देखी थी। वीर के अनुमान के अनुसार वह हॉफ डिफाइड एडवर्ड से ज्यादा बुरा नहीं था। वीर, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर व्हाइट ने दिलचस्पी से वीर को देखा। ब्लड किरण ने दहाड़कर उसके सवाल को बीच में ही रोक दिया। फिर वह मिस्टर व्हाइट और क्राइम की ओर लपका। उसके पंजे खूनी हवा में लहरा रहे थे और उन्होंने मिस्टर व्हाइट को ब्लेड की तरह काट डाला। मिस्टर व्हाइट आगे बढ़े जैसे कि वे टेलीपोर्ट हो रहे हों। वे ब्लड किरण के ठीक बगल में दिखाई दिए और क्रिएचर के सिर पर हाथ रखा। मिस्टर व्हाइट के हाथ में एक अजीब सा चिन्ह चमक उठा। वह चिन्ह ब्लड किरण के माथे पर किसी दाग की तरह धंस गया। धमाका! ब्लड किरण का शरीर अचानक भारी हो गया और बढ़े हुए वजन ने क्रिएचर को लगभग घुटनों पर ला दिया। प्रतीक क्रिएचर के माथे से धीरे धीरे चमक रहा था और ब्लड किरण उस बोझ के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। ब्लड किरण ने दहाड़ लगाई और फिर से मिस्टर व्हाइट की ओर कूद पड़ा, लेकिन इस बार यह बहुत धीमी गति से था। मिस्टर व्हाइट भयानक शालीनता से आगे बढ़ रहे थे और हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वे टेलीपोर्ट हो रहे हों। ब्लड किरण लगातार मिस्टर व्हाइट का पीछा कर रहा था और इस दौरान गुस्से में दहाड़ रहा था। उसे धोखा दिए जाने पर गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि वह मिस्टर व्हाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मिस्टर व्हाइट ने उसे बेवकूफ बना दिया था। ब्लड किरण की बुद्धि वास्तव में बहुत कम है, वीर ने आह भरी। बीस्ट में बहुत ताकत थी, लेकिन दिमाग की कमी थी। मिस्टर व्हाइट ने ब्लड किरण को एक साइड हॉल में ले जाकर फुसलाया और वीर उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। इस बीच क्राइम ने पकड़े गए वीर की ओर रुख किया। उसने वीर की ओर देखा और कहा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पत्थर की प्लेट दे दो और हम चले जाएंगे। हम दिखावा करेंगे कि हमने तुम्हें नहीं देखा। आओ और ले जाओ, अगर तुम में दम है तो, वीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम मजबूत हो, लेकिन अफसोस की बात है कि फल तुम्हें आसानी से अपनी जगह पर पकड़े हुए है। तुम अभी जिस स्थिति में हो उससे बचकर भाग नहीं सकते। तुम मुझसे लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्राइम ने अपना नाइफ निकाला। उन्होंने पहले वीर को कम आंकने की कीमत चुकाई थी, लेकिन अब क्राइम उसे बराबर का प्रतिद्वंद्वी मानता था। क्राइम और मिस्टर व्हाइट अब उसे कम नहीं आंकने वाले थे, क्योंकि वह एक ड्यूक था। भले ही वीर का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिससे वह भागने में असमर्थ था,
फिर भी क्राइम हमला करते समय अपनी पूरी ताकत लगाने वाला था। क्राइम का नाइफ बहुत डरावना था, हालांकि यह सिर्फ 1 फीट लंबा था। यह काले धातु से बना था और ब्लेड हैंडल से छोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड टूट गया हो। हैंडल के आधार से एक अंगूठी निकली हुई थी और उस अंगूठी से एक चेन मजबूती से जुड़ी हुई थी। चेन का दूसरा सिरा क्राइम की मजबूत बाह से जुड़ा हुआ था। जब क्राइम ने उस पर वार किया तो वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने सिर पर बर्ड्स नेस्ट को थपथपाया और वह वीर के पूरे शरीर को ढकने के लिए चौड़ा हो गया। बर्ड्स नेस्ट ने क्राइम के प्रहार को झेल लिया और पूरी तरह से खामोशी के साथ उसका प्रतिफलन हुआ। कोई आवाज नहीं सुनाई दी और नेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहा। क्राइम को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और कुछ और वार किए। हालांकि उसने जो भी कोशिश की वह काम नहीं कर रही थी। वीर को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्राइम बर्ड्स नेस्ट तोड़ देगा। यहां तक कि फॉक्स क्वीन भी उस चीज को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। क्राइम के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह कर सके जो वह नहीं कर सकती थी। यह अफसोस की बात थी कि बर्ड्स नेस्ट का इस्तेमाल आक्रामक तरीके से नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह इस समय अपने हाथ से फल छीनने में असमर्थता से ज्यादा निराश था। वीर ने कई अलग अलग शक्तियों की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का उपयोग करने के अलावा उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अचानक मिस्टर व्हाइट की आवाज साइड हॉल से आई। वीर, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम में से किसी को भी फायदा नहीं होगा। हम सहयोग करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप क्या सुझाव देते हैं? वीर ने एक क्षण बाद पूछा। सबसे पहले इस ब्लड किरण को बंद करो। कम से कम तब हम बात कर सकेंगे, मिस्टर व्हाइट ने कहा। ठीक है। वीर ने ब्लड किरण को वापस अपने पास बुलाया। मिस्टर व्हाइट ने उस क्रिएचर के माथे पर लगाया गया निशान भी हटा दिया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें भागने में मदद करूं और बदले में तुम मुझे पत्थर की प्लेट दोगे? मिस्टर व्हाइट ने वीर की ओर देखते हुए कहा।